क्या आप जानते हैं कि चीन में एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं कई प्रेमी रख सकती हैं और समाज इसे पूरी तरह स्वीकार करता है। एक ऐसी जगह जहां उच्च गुणवत्ता वाली चाय को कुंवारी लड़कियां केवल अपने होठों से तोड़ती हैं और वह चाय सिर्फ अमीर लोगों के लिए आरक्षित होती है। हम उन विवाह परंपराओं को जानेंगे जो पश्चिमी समाजों को हैरान कर देंगी। उस गांव का रहस्य समझेंगे जहां लोग अक्सर 100 साल से अधिक जीते हैं और यह भी पता लगाएंगे कि महान दीवार का गुप्त घटक शायद अभी आपके रसोई घर में ही मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। चलें उस चीज से शुरुआत करते हैं जिसे आप शायद पहले से ही जानते हैं, चाय। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है जो पूरी दुनिया में बनने वाली चाय का 40% से भी अधिक उत्पादन करता है। यह हर साल अरबों डॉलर का कारोबार है जो केवल सामान्य सुपरमार्केट ब्रांडों से नहीं बल्कि दुर्लभ और पुरानी चाय की किस्मों से आता है जिनकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है। चीन के चाय उगाने वाले क्षेत्र फुजियान, युन्नान, झेजियांग और हुनान अपनी प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। केवल फुजियान ही अपनी उलोंग चाय के लिए प्रसिद्ध है और भारी मात्रा में निर्यात से कमाई करता है। देश के कुछ हिस्सों में दुर्लभ पुएर चाय के केक निवेश के रूप में माने जाते हैं। लोग उन्हें बेहतरीन वाइन की तरह खरीदते और बेचते हैं क्योंकि उम्र के साथ उनकी कीमत बढ़ती जाती है। प्राचीन काल में चाय सिर्फ एक पेय नहीं थी बल्कि शक्ति और पवित्रता का प्रतीक थी। एक कथा है कुंवारी चाय की जिसे केवल युवा लड़कियां अपने मुंह से तोड़ सकती थीं, हाथों से नहीं। फिर उसे सुनहरी थालियों में रखा जाता था ताकि उसकी आध्यात्मिक पवित्रता बनी रहे। चीन में चाय आज भी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अतीत से जुड़ा एक जीवंत संबंध है और इसे उच्च वर्ग से जोड़ा जाता है। अगर आप इस चाय का स्वाद चखना चाहते हैं तो टिप्पणी में 1 लिखिए। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह की। चीन में दुनिया की कुछ सबसे अनोखी रिश्तों से जुड़ी परंपराएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए तिब्बती पठार के दूरस्थ गांवों में एक समय ऐसा रिवाज था जहां महिलाएं समुदाय के कई पुरुषों के साथ समय बिताती थीं और हर मुलाकात की एक यादगार चीज रखती थीं। फिर अंत में सबसे स्वस्थ और भरोसेमंद व्यक्ति को पति के रूप में चुनती थीं। उद्देश्य था जीवनसाथी का सही चुनाव करना। और भी रोचक हैं दक्षिण पश्चिमी चीन के मोसुओ लोग, जिन्हें अंतिम मातृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। यहाँ महिलाएं सभी निर्णय लेती हैं और रिश्तों को वॉकिंग मैरिज कहा जाता है। एक महिला किसी पुरुष को रात में अपने घर बुला सकती है लेकिन वह सुबह अपने परिवार के पास लौट जाता है। यूनान प्रांत में बुलांग लोग एक ऐसे पर्व का आयोजन करते हैं जिसमें लोग अपने पुराने प्रेमियों से फिर मिल सकते हैं। हर साल 3 दिनों तक विवाहित व्यक्ति अपने पूर्व साथी के साथ एक रात बिता सकते हैं। इसे विश्वासघात नहीं बल्कि अधूरे भावनात्मक अध्यायों को समाप्त करने का अवसर माना जाता है। इसके अलावा हैं भूत विवाह नाम की परंपराएं। लोक विश्वास के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना विवाह किए मर जाए तो उसकी आत्मा अकेली भटकती है। इसलिए कुछ परिवार अपने मृत पुत्र या पुत्री की शादी किसी जीवित व्यक्ति से करा देते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। आज भी चीन के बड़े शहरों में विवाह को लेकर खास रीति दिखाई देती है। शंघाई के पीपल्स पार्क में हर सप्ताहांत विवाह बाजार लगता है जहां माता पिता और दादा दादी अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर उपयुक्त जोड़ी की तलाश करते हैं। यहां अब भी चीन की एक संतान नीति की गूंज सुनाई देती है। विवाह का दबाव और पुत्र की चाहत ने आधुनिक रिश्तों और पारिवारिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। चीन में प्रेम निवेदन की परंपराएं प्राचीन रस्मों से लेकर आधुनिक तकनीक तक फैली हुई हैं। जुआंग समुदाय अब भी रूमाल प्रथा निभाता है। त्योहारों के दौरान युवा पुरुष अपनी पसंद की महिलाओं की ओर सुंदर कढ़ाई किए हुए रूमाल फेंकते हैं। अगर महिला उसे स्वीकार कर लेती है तो यह प्रेम का संकेत माना जाता है। अगर वह रूमाल लौटा देती है तो इसका अर्थ होता है इनकार। कभी कभी महिलाएं रूमाल पर कविता भी काढ़ देती हैं जिससे प्रेम प्रस्ताव, रचनात्मकता और भावना का सुंदर संवाद बन जाता है। आज के दौर में शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में लाखों चीनी महिलाएं तानतान और बाइहे जैसे ऐप्स के माध्यम से साथी खोजती हैं। आधुनिक युग ने उन्हें पहले से कहीं अधिक स्वतंत्रता दी है। अब कई महिलाएं करियर और अविवाहित जीवन को चुन रही हैं। कुछ को लेफ्ट ओवर वुमन कहा जाता है लेकिन वे आज़ादी और आत्मसंतोष का अर्थ अपने तरीके से परिभाषित कर रही हैं। चीन में सुंदरता की परिभाषा उसकी भौगोलिक विविधता की तरह ही अलग अलग है। अधिकांश क्षेत्रों में पारंपरिक सुंदरता का अर्थ है गोरा रंग, नाजुक चेहरे और बादाम जैसी आंखें। लेकिन देश के पश्चिम में स्थित शिनजियांग में महिलाओं को उनके आकर्षक
लगभग यूरोपीय रूप के लिए सराहा जाता है गुलाबी त्वचा, ऊंची नाक और गहरी आंखें, जो प्राचीन रेशम मार्ग पर सदियों से हुए सांस्कृतिक मेलजोल का परिणाम है। अब हम बात करेंगे बामा के पहाड़ी गांवों में दीर्घायु जीवन के रहस्यों की, लेकिन उससे पहले 5 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। ग्वांगशी प्रांत के पहाड़ों में बामा नाम की एक जगह है, जिसे कुछ लोग दीर्घायु का गांव कहते हैं। यहाँ के लोग सामान्य रूप से 100 वर्ष से अधिक जीते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक दीर्घायु लोगों वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। उनका रहस्य क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उनके ताजे सब्जियों से भरपूर आहार, खनिज युक्त शुद्ध पानी, स्वच्छ पहाड़ी हवा और बुढ़ापे तक सक्रिय जीवन शैली का परिणाम है। स्थानीय लोग कमल की जड़, मशरूम और पीढ़ियों से इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ लंबी उम्र का रहस्य केवल भोजन या पर्यावरण नहीं है। समुदाय की गहरी एकता और प्रकृति की लय के साथ सामंजस्यपूर्ण, धीमी गति से चलने वाला जीवन भी बड़ा कारण है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ स्थानों पर वृद्ध होना डरने की नहीं, बल्कि गर्व से अपनाने की बात है। अगर आपको बामा के लोगों की दीर्घायु के ये रहस्य उपयोगी लगे तो नीचे टिप्पणी में 4 लिखें। चीन इतना विशाल देश है कि सामान्यतः इसे 5 समय क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन 1940 के दशक से पूरा चीन केवल एक ही समय पर चलता है, जिसे बीजिंग समय कहा जाता है। इससे कुछ अजीब स्थितियां पैदा होती हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में, जैसे शिंजियांग और तिब्बत में, सूर्योदय सुबह 9 बजे तक होता है और सूर्यास्त रात 9 बजे के बाद। इससे निपटने के लिए वहाँ के लोग अक्सर एक अनौपचारिक स्थानीय समय का उपयोग करते हैं, जो आधिकारिक समय से 2 घंटे पीछे होता है। चीन ऐसा क्यों करता है? सरकार के लिए यह एकता और प्रबंधन को आसान बनाने का तरीका है। यह एक प्रतीक भी है कि चाहे आप चीन के किसी भी हिस्से में हों, आप सब बीजिंग समय पर ही हैं। चीन की महान दीवार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इसकी मजबूती का एक अहम रहस्य पत्थरों में नहीं, बल्कि चावल में छिपा है। प्राचीन निर्माताओं ने चिपचिपे चावल के आटे को चुना और उसे छूने के साथ मिलाकर अत्यंत मजबूत गारा तैयार किया। यह चावल आधारित गारा पारंपरिक चूने वाले मिश्रण से न केवल ज्यादा मजबूत था, बल्कि अधिक लचीला भी था। इस लचीलापन ने दीवार को पृथ्वी की परतों के प्राकृतिक हलचलों के साथ झुकने और अनुकूल होने की क्षमता दी, जिससे इसमें दरारें नहीं पड़ीं। यह गुण बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दीवार 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और रेगिस्तानों से लेकर पहाड़ी चोटियों तक विविध भौगोलिक परिस्थितियों में फैली हुई है। सोचिए, 2000 साल पहले इस तरह का समाधान ढूंढना कितना बड़ा इंजीनियरिंग कौशल था। प्राचीन चीनी निर्माताओं ने यह खोज की कि चावल का आटा छूने में मिलाने से एक ऐसा मिश्रण बनता है जो उस समय उपलब्ध किसी भी अन्य पदार्थ से अधिक टिकाऊ और मजबूत था। उन्होंने दरअसल एक प्रारंभिक सम्मिश्रित सामग्री तैयार की थी, जिसे आज भी आधुनिक इंजीनियर अध्ययन करते हैं और सराहते हैं। इसलिए जब भी आप महान दीवार को देखें, याद रखिए कि इसकी दीर्घायु का रहस्य केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि चीन के पुराने रसोईघरों और धान के खेतों में भी छिपा है। जियांगशी प्रांत में स्थित पोयांग झील चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और देश के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। यह कोई छोटी सी झील नहीं है जहां कुछ मछली पकड़ने वाली नावें गायब हो गई हों। यह झील 173 किलोमीटर लंबी और अधिकतम 74 किलोमीटर चौड़ी है। बाढ़ के मौसम में इसका क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है, जिससे यह कई छोटे देशों से भी बड़ी हो जाती है। वर्षों से यहाँ कम से कम 200 जहाज और 1600 से अधिक लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं, जिसके कारण इसे पूर्व का बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। कुछ बचे हुए लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे इस अनुभव के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। सरकारी अभिलेखों में इन गुमशुदगियों का विवरण तो है, लेकिन उनके कारणों पर कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हर लापता जहाज के लिए खोज और बचाव अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सफलता की दर बहुत कम है। अधिकांश जहाज और उनके चालक दल कभी नहीं मिलते, भले ही आधुनिक तकनीक और उपकरणों से गहन खोज की जाए। वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं, अचानक आने वाले तूफानों से लेकर झील के भीतर बनने वाले भंवरों तक, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है। स्थानीय लोगों के लिए यह झील जीवन का साधन भी है और डर तथा अंधविश्वास का स्रोत भी।
सोचिए, आप ऐसे देश में रहते हैं जहां गूगल, फेसबुक या एक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। चीन में ऐसा ही है। वहां इन सभी साइटों को एक विशाल डिजिटल नियंत्रण प्रणाली, जिसे ग्रेट फायरवॉल कहा जाता है, के माध्यम से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब वहां उपलब्ध नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानकोश विकिपीडिया भी वहां से एक्सेस नहीं किया जा सकता। यहां तक कि ड्रॉप बॉक्स, स्लैक और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार वेबसाइट जैसी सामान्य सेवाएं भी प्रतिबंधित हैं। इनकी जगह चीनी लोग अपने खुद के विकसित किए गए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। खोज के लिए बायडू, संदेश और भुगतान के लिए वीचैट और सामाजिक जुड़ाव के लिए वीबो का उपयोग किया जाता है। विदेशी यात्रियों के लिए यह अनुभव अक्सर चौंकाने वाला होता है। अधिकांश को यह समझ में आता है कि उनके रोजमर्रा के ऐप और वेबसाइट यहाँ काम नहीं करते। कुछ लोग वीपीएन का सहारा लेते हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। वहीं चीनी तकनीकी कंपनियों के लिए ग्रेट फायरवॉल ने विकास और नवाचार का आदर्श वातावरण तैयार किया है, जिससे ऐसी तकनीकें और उत्पाद सामने आए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अगर आप चीन की यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने नकद और क्रेडिट कार्ड घर पर ही छोड़ दीजिए। शहरों से लेकर गांवों तक लगभग सभी भुगतान फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके अलीपे या वीचैट पे के जरिए किए जाते हैं। यहां तक कि सड़क पर भीख मांगने वाले और मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन करने वाले लोग भी दान के लिए क्यूआर कोड दिखाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दुकानों और रेस्तरां में तो आपको भुगतान के लिए केवल अपना चेहरा दिखाना होता है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक आपकी पहचान की पुष्टि करती है और भुगतान अपने आप कट जाता है। यही तकनीक सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी उपयोग की जाती है। चीन में 500 मिलियन से अधिक निगरानी कैमरे हैं, जिनमें उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रैफिक नियम तोड़ने से लेकर कचरा फेंकने तक की हर गतिविधि पर नजर रखती है। स्थानीय लोगों के लिए यह सुरक्षित सड़कों और सुव्यवस्थित शहर प्रबंधन का प्रतीक है, लेकिन यात्रियों को हमेशा देखे जाने का एहसास थोड़ा असहज कर सकता है। फिर भी आधुनिक चीन में यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तेज रफ्तार वाली ट्रेनें, जिनमें से कुछ चुंबकीय तकनीक से पटरियों के ऊपर तैरती हैं, शहरों को ऐसी गति से जोड़ती हैं जो कई हवाई जहाज़ों से भी तेज है। बीजिंग से शंघाई तक की यात्रा केवल 4 घंटे में पूरी हो जाती है। शहरों की मेट्रो इतनी आधुनिक और स्वच्छ हैं कि लोग उन्हें भूमिगत हवाई अड्डे कहते हैं, जहां वातानुकूलन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और लगभग कभी देरी नहीं होती। चीन के प्राकृतिक चमत्कार उसकी विशाल और आधुनिक शहरों जितने ही अद्भुत हैं। यून्नान प्रांत की कई गुफाओं में, खासकर प्रसिद्ध युशियांग ल्यूमिनेसेंस गुफा में, चट्टानें बिना किसी कृत्रिम रोशनी या विद्युत प्रणाली के रहस्यमय चमक बिखेरती हैं। यह चमक समुद्री जीवों जैसी बायोलुमिनेसेंट प्रक्रिया से नहीं बनती, बल्कि खुद चट्टानों की रासायनिक संरचना से उत्पन्न होती है। गुफा की दीवारों में कैल्शियम और अन्य खनिज पाए जाते हैं, जो दिन के समय आसपास की रोशनी को सोख लेते हैं और अंधेरा होते ही उसे धीरे धीरे प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। जब पानी इन खनिजों से संपर्क करता है तो रंगीन झिलमिलाहट पूरे गुफा को प्रकाशित कर देती है। इन चमकती गुफाओं से होकर गुजरना मानो किसी दूसरी दुनिया में घूमने जैसा लगता है। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स नीले, हरे और कभी कभी बैंगनी प्रकाश में झिलमिलाते हैं। पानी जब विभिन्न खनिज परतों पर बहता है तो रंग बदलते रहते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से एक लगातार बदलता हुआ प्रकाश शो बनता है। इन गुफाओं की करस्ट भौगोलिक संरचना इस अद्भुत दृश्य का कारण है। यून्नान की चूना पत्थर की चट्टानें लाखों वर्षों की जल अप्रदन से गढ़ी गई हैं, जिसने ऐसे भूमिगत कक्ष बनाए हैं जहां खनिजों की चमक के लिए आवश्यक परिस्थितियां पूरी तरह मौजूद हैं। विशेष प्रकार की चट्टानें, पानी की रासायनिक संरचना और गुफा की बनावट का यह संयोजन इतना दुर्लभ है कि दुनिया में केवल कुछ ही स्थानों पर ऐसा दृश्य देखा जा सकता है। लेकिन अगर यह शांत और चमकदार गुफाएं आपको बहुत शांत लगें, तो चीन में एक और रोमांचक चुनौती है, जिसे पर्वतारोही दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक मानते हैं। शानक्सी प्रांत का हुआ पर्वत इतना जोखिम भरा है कि अनुभवी पर्वतारोही इसे दृश्य के साथ मृत्यु की चुनौती कहते हैं। इसका डर केवल प्रचार नहीं, बल्कि वास्तविकता है, जिसे सैकड़ों दर्ज मामलों से प्रमाणित किया गया है। हुआ पर्वत की चोटी तक जाने वाले रास्ते में ऐसे हिस्से हैं जहां यात्रियों को जमीन से हजारों मीटर ऊंचाई पर चट्टानों में जड़ी संकरी लकड़ी की पट्टियों पर चलना पड़ता है। कई जगह कोई सुरक्षा रेलिंग या दीवार नहीं होती। कोहरा या बारिश होने पर लकड़ी की ये पट्टियां फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है।
यहाँ का मौसम भी पल भर में बदल सकता है। साफ आसमान कुछ ही मिनटों में घने कोहरे में बदल जाता है, जिससे रास्ता देखना लगभग असंभव हो जाता है। तेज हवाएं लगातार चलती हैं, जो यात्रियों का संतुलन बिगाड़ सकती हैं या उनका सामान उड़ा सकती हैं। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर थके हुए पर्वतारोहियों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। हुआ पर्वत की मानसिक चुनौती उसकी शारीरिक कठिनाइयों से भी अधिक डरावनी है। नीचे झांकने पर हजारों मीटर की खाली गहराई दिखाई देती है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि कई अनुभवी पर्वतारोही भी घबराकर रुक जाते हैं या वापस लौटने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बावजूद हर साल हजारों साहसी यात्री इस पर्वत पर चढ़ने आते हैं। चीन के आम लोगों का जीवन कैसा होता है? यह परंपरा और आधुनिकता के बीच रोज का संतुलन है। सुबह के समय पार्कों में बुजुर्ग ताई ची का अभ्यास करते नजर आते हैं, जबकि उनके पोते पोतियां डिजिटल टैबलेट पर खेलते हैं। परिवार यहाँ जीवन का केंद्र है और अक्सर 3 या 4 पीढ़ियां एक ही घर में साथ रहती हैं। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और बच्चे स्कूल में मेहनत से पढ़ते हैं। भोजन जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह परिवार के साथ तैयार किया गया भरपूर भोजन हो या सड़क किनारे खाया गया सादा नूडल्स का कटोरा। फिर भी बदलाव बहुत तेजी से आता है। युवा पीढ़ी विदेश में पढ़ाई, नया व्यापार शुरू करने और दुनिया देखने का सपना देखती है। आधुनिक चीन एक ऐसा देश है जहां गहरी परंपरा और निरंतर नवाचार साथ साथ चलते हैं। यहां आप सदियों पुराने मंदिर से बाहर निकलकर सीधे एक ऐसे कैफे में जा सकते हैं जहां रोबोट कॉफी परोसते हैं। चीन की संस्कृति और भूगोल के इन सभी अद्भुत पहलुओं को जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस रोचक देश को खुद कैसे देखा जाए। अच्छी बात यह है कि आज चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। चीन की यात्रा का सबसे पहला और जरूरी सच यह है कि वहां आपका स्मार्टफोन आपकी जीवन रेखा बन जाता है। आपको यात्रा से पहले ही वीचैट डाउनलोड करना होगा और इसे किसी भुगतान प्रणाली से जोड़ना सीखना होगा, क्योंकि बड़े शहरों में नकद अब लगभग बेकार हो चुका है। कई रेस्तरां, दुकानें और सेवाएं नकद भुगतान स्वीकार नहीं करतीं। यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन के लिए भी मोबाइल भुगतान आवश्यक है। विदेशी यात्रियों के लिए चीनी मोबाइल भुगतान प्रणालियां स्थापित करना धैर्य और तैयारी का काम है। आपको अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या बैंक खाता वीचैट पे या अलीपे से जोड़ना होगा, जिसमें कभी कभी कई दिन लग सकते हैं। कुछ बैंक सुरक्षा कारणों से चीनी भुगतान प्लेटफॉर्म पर लेन देन रोक देते हैं, इसलिए यात्रा से पहले अपने बैंक को इसकी सूचना देना समझदारी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक और महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे अधिकांश यात्री कम आंकते हैं। आपके सामान्य ऐप और वेबसाइट वहां वीपीएन के बिना काम नहीं करेंगे और वीपीएन सेवाएं कानूनी रूप से एक धुंधले क्षेत्र में आती हैं जो अक्सर बदलता रहता है। इसलिए यात्रा से पहले कई वीपीएन डाउनलोड कर उन्हें जांच लें, क्योंकि जो आज काम कर रहा है वह कल बंद हो सकता है। होटल वाईफाई और सार्वजनिक इंटरनेट आम हैं, लेकिन उन पर भी वही प्रतिबंध लागू होते हैं। चीन का परिवहन तंत्र दुनिया में सबसे उन्नत और जटिल दोनों है। यहाँ की हाई स्पीड ट्रेनें अधिकांश हवाई जहाज़ों से भी तेज चलती हैं और समय पर पहुंचती हैं, लेकिन टिकट बुकिंग के लिए या तो चीनी भाषा का ज्ञान चाहिए या पहले से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सेवाओं की मदद लेनी पड़ती है। स्टेशन बहुत बड़े और जटिल होते हैं, इसलिए दिशा ढूंढने के लिए अतिरिक्त समय रखें। भाषाई बाधाएं अपेक्षा से अलग अनुभव देती हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में कई संकेत अंग्रेजी में लिखे होते हैं और कुछ कर्मचारी बुनियादी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन पर्यटक क्षेत्रों के बाहर अंग्रेजी बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। चीन की भोजन संस्कृति अपने नियमों के साथ चलती है, जो शुरुआत में विदेशी यात्रियों को उलझन में डाल सकती है, लेकिन समझने के बाद बहुत तार्किक लगती है। यहाँ भोजन सामूहिक रूप से किया जाता है, इसलिए अलग अलग व्यंजन मंगवाकर सबके साथ साझा करना सामान्य है। टिप देने की परंपरा नहीं है और कई बार इसे अनुचित भी माना जाता है। कई रेस्तरां विदेशी क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, इसलिए मोबाइल भुगतान या नकद साथ रखना जरूरी है। रहने की सुविधाएं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय होटलों से लेकर पारंपरिक अतिथि गृहों तक मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग प्लेटफॉर्म पर दरें थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन वे अंग्रेजी सहायता और स्पष्ट रद्द नीति प्रदान करते हैं। चीनी प्लेटफॉर्म सस्ते पड़ते हैं, लेकिन उनमें चीनी भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है और रद्द नीति भिन्न हो सकती है। चीन में खरीदारी शानदार अनुभव है, लेकिन गुणवत्ता और मोलभाव की समझ जरूरी है। पारंपरिक बाजारों में भाव ताव आम है, जबकि आधुनिक मॉल में निश्चित मूल्य होते हैं। नकली वस्तुएं बहुत मिलती हैं
और गुणवत्ता में बड़ा अंतर होता है, इसलिए खरीदारी करते समय सावधानी रखें। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग महंगी और जटिल हो सकती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स या महंगी वस्तुओं के लिए। चीन यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि हमेशा लचीले और धैर्यवान रहें। अगर आपको अब तक चीन के बारे में ये जानकारियां रोचक लगीं, तो आगे भी देखते रहिए। अगले भाग में मैं चीन के रोजमर्रा के जीवन के और रहस्यों में उतरूंगा, कुछ अनकही कहानियां साझा करूंगा और यात्रियों व जिज्ञासु दर्शकों के सामान्य प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, तो बताइए, मैं इस स्क्रिप्ट का अगला भाग तैयार कर दूंगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।